नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का विज्ञान का जो 4 चैप्टर है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो अध्याय का नाम है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, इस अध्याय का जो सभी प्रश्न उत्तर जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इसके एक एक क्वेश्चन जो है बहुत जो इम्पोर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो ध्यान में रख कर जो इस प्रश्नों को हल कीजिएगा। और जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है, जहाँ एक्सपेरिमेंट वीडियो जो बताया गया है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो को आप देखेंगे तब जो इस वीडियो को देखने में आपको जो अलग ही फील होगा। ठीक है, मज़ा आएगा देखने में। तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें, तब इस वीडियो को देखें, तब आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है। देखिए क्या कहा जा रहा है, नीचे दिए गए सही विकल्प के आगे टिक का सही का निशान लगाइए। यानी कि जो सही विकल्प दिया हुआ है उसे आप सही का निशान लगाइए और गलत विकल्प है उसे गलत का निशान लगाइए। ठीक है, तो समझिए क्या कहा जा रहा है। विद्युत धारा उत्पन्न करती है, तो आपको उस वीडियो में बताए हैं और दिखाया भी एक्सपेरिमेंट करके कि विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है। देखिए, केवल ऊष्मीय प्रभाव, केवल रासायनिक प्रभाव, केवल चुंबकीय प्रभाव और एक में है ऊष्मीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव। तो अभी उस वीडियो में आपको दिखाए थे हम कि विद्युत धारा जो है चुंबकीय प्रभाव और जो ऊष्मीय प्रभाव दोनों ही उत्पन्न करता है, लेकिन ज़्यादा देखा जाए तो क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय प्रभाव ज़्यादा उत्पन्न करता है। इसीलिए इसका आंसर जो है चुंबकीय प्रभाव होगा। ठीक है, यानी कि इसका आंसर पहला का आंसर जो है तीसरा होगा, यानी कि गा होगा। ठीक है, फिर दूसरा देखिए, निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है। यानी कि आपको 4-5 जो है घोल के साथ आपको एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाए थे। उस वीडियो में आपने वहाँ देखा था कि कौन जो है विद्युत का सुचालक है और कौन विद्युत का कुचालक है। तो नींबू का रस ये विद्युत का सुचालक है, नल का पानी ये भी जो विद्युत का सुचालक है, और सिरका भी विद्युत का सुचालक है। लेकिन अशुद्ध जल में जो आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाए थे तो वह क्या हुआ था, जो विद्युत का कुचालक था। तो इसका आंसर यही होगा, क्योंकि बोला जा रहा है हमें प्रश्न में कि विद्युत का कुचालक कौन है, तो घा जो है इसका होगा आंसर, विद्युत का कुचालक है ये। फिर आगे बोला जाता है तीसरा प्रश्न में कि निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाई जाती है। कहने का अर्थ समझिए कि जैसे कि विद्युत लेपन में आपको जो मैंने दिखाया था एक्सपेरिमेंट वीडियो में, वहाँ जो एक्सपेरिमेंट करके उस वीडियो में आपने देखा होगा कि जब विद्युत लेपन होता है तो उस धातु का जो है चमक बढ़ जाता है। तो वह कौन सा जो उस पर विद्युत लेपन कर दिया जाता है, जिसके कारण जो कौन सा धातु का विद्युत लेपन कर दिया जाता है जिसका चमक बढ़ जाता है, जिसके कारण से। तो देखिए, क्रोमियम जो एक धातु है, उसी का जो विद्युत लेपन कर दिया जाता है, जिसके कारण से वह धातु जो बहुत ही चमकीला दिखने लगता है। जैसे कि आप देखे होंगे साइकिल में, जो साइकिल के होता है रिम होता है, साइकिल का जो क्या बोल सकते हैं, जो हैंडल होता है, जो साइकिल का घंटी होता है, उसमें आप क्रोमियम के परत को देखते होंगे कि वह कितना जो चमकता है। ठीक है, चमचमाता हुआ आपको नज़र आता होगा। अब इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। यह भी जो 1 नंबर के प्रश्न में ये बनता है कि खाली स्थान को भरिए। तो देखिए, कहा जाता है विद्युत का चालन करने वाला अधिकांश क्या होता है। पहला देखिए, ये नहीं होगा, ये आपको गलत से लिखा दिया, अशुद्ध जल नहीं होगा। पहला होगा सिरका, दूसरा नींबू के रस, और तीसरा में एक और लिख सकते हैं कौन, एक और लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं आप, नल का पानी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ अशुद्ध जल ये नहीं होगा, गलती से आ गया है। यहाँ जो आप अपना नोट्स बनाते समय नल का जल लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा नल का जल। अब आगे देखिए, फिर दूसरा में बोला जाता है किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर कौन सा क्या उत्पन्न होता है, रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। कोई भी पदार्थ है उससे जो कोई भी विलयन है उससे जो विलयन का अर्थ क्या होता है, कहने का अर्थ समझिए कि जैसे कि पानी है या नींबू का रस है, जब उसमें विद्युत धारा जो प्रवाहित की जाती है तो उसमें एक प्रकार का केमिकल इफेक्ट होता है, जिसे रासायनिक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, उसे ही रासायनिक परिवर्तन हम लोग कहते हैं। फिर अगला प्रश्न में कहा जाता है कि
LED, उसके बाद रिक्त स्थान दिया हुआ है, यहाँ पर आएगा LED। ऊष्मीय विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ही दीप्त होता है, क्योंकि LED बल्ब जो सो दीप्त क्यों जाता है, क्योंकि वह ऊष्मीय प्रभाव के कारण जो सो जब विद्युत धारा ऊष्मीय फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तब जो सो वह बल्ब जलने लगता है। फिर अगला देखिए, अगला कहा जाता है जब कॉपर सल्फेट CuSO4 इसका सूत्र होता है, जब कॉपर सल्फेट के विलयन विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बैटरी के धन, देखिए यहाँ ऋण नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये मिस्टेक से आ गया है, तो बैटरी के धन होगा, बैटरी के धन टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर कॉपर जो सो निक्षेपित हो जाता है। फिर आपने देख लिया कि रिक्त स्थान में यहाँ धन भराएगा। और पांचवा देखते हैं, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ का इच्छादित धातु की परत विक्षेपण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। देखिए आप समझिए, कहने का अर्थ क्या बन रहा है प्रश्न का, कि जैसे कि आपके पास एक लोहा की वस्तु है, आप उस पर जो है सो क्रोमियम की परत चढ़ाना चाहते हैं, आपने की इच्छा से जो सो आप अपने इच्छा के अनुसार जो सो उस पर परत चढ़ाना चाहते हैं, तो वही इच्छादित बोला जा रहा है, इच्छादित वस्तु का जो आप इच्छा से चढ़ाने जा रहे हैं, जो जिस प्रकार की परत आप उस वस्तु पर चढ़ाने जा रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। देखिए वीडियो लंबा होगा, लेकिन वीडियो को जो सो आपको धैर्यपूर्वक देखते रहना है, तब जो सो आप वीडियो को जब लास्ट तक देख लेंगे ना, तब आपको जो सो एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, यह अध्याय जो सो हमें पूरा तरह से आ गया। और इस अध्याय के बारे में जो सो इसके प्रश्न उत्तर से लेकर, इसके अध्याय से लेकर पूरा प्रश्न उत्तर तक आपको सभी जो सो एक एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में फिर से आपको कहा जा रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो को देखेंगे ना तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि उस वीडियो में आपको जो सो एक एक एक्सपेरिमेंट करके मैंने दिखाया किस प्रकार विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, वहाँ उसका भी एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो उस वीडियो को देखिएगा तो आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, ध्यान से देखना है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न में कहा जा रहा है, जो तीसरा प्रश्न है, किसी धातु पर इच्छादित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए कहने का अर्थ ये समझिए कि कोई धातु आपके पास है, उस पर आप इच्छा के अनुसार जो सो एक धातु का उस पर परत चढ़ाना चाह रहे हैं। देखिए आप हमारी बातों को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आपको मैं उदाहरण देके समझाता हूँ। जैसे कि आप जो अभी मार्केट में देखते होंगे कि जो लेडीज सब है, औरत सब जो है सो ज्वेलरी लेती है, ज्वेलरी लेती कौन, जो रेडीमेड होता है, जैसे कि कान का होता है, कुछ और बाला उला जो भी होता है, उस पर जो सो क्या सोने की परत चढ़ा होता है ना, तो वह जो सो पूरा सोने की तरह लगता है, लेकिन वह क्या पूरा मेटल जो है सो वह पूरा जो आभूषण होता है वह क्या पूरा सोना का होता है, नहीं, लेकिन उस पर सोने का परत चढ़ाया जाता है, जिसके कारण से जो सो वह सोने की तरह दिखता है और लोग उसे लेते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि आप इच्छा के अनुसार जो सो उस पर परत चढ़ा सकते हैं किसी भी धातु का, उससे ही उस प्रक्रिया को हम क्या कहा जाता है, विद्युत लेपन कहते हैं, और प्रक्रिया को हम लोग विद्युत लेपन कह देते हैं। फिर आगे देखिए चौथा प्रश्न, आप एक एक कॉन्सेप्ट को आपको जो सो क्लियर करते हुए जाएंगे, और आपको कहीं अगर समझ में नहीं आता है तो जो सो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो सो आप कमेंट करें, और मैं आपका जो सो सभी प्रश्न को जो सो समाधान जो सो आपका हल दूंगा, ठीक है। तो अब चौथा प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। देखिए पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। सबसे पहले तो एक एक्सपेरिमेंट करके आपको मैं दिखाऊंगा अभी, मतलब एक्सपेरिमेंट वीडियो नहीं, एक्सपेरिमेंट जो किया गया है, क्रियाकलाप किया गया है, यहाँ दिखाऊंगा। उसके बाद जो है सो सबसे पहले ये समझिए कि पानी का अनुपात जो है सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:8 में चलता है, ठीक है। अब देखिए आगे समझिए उत्तर को इसका, पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित करने के लिए विद्युत अपघटन की प्रक्रिया करेंगे, जो इस प्रकार करेंगे। देखिए पानी में जो सो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो सो मतलब कितना अनुपात में, ये जानने के लिए जो सो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया करेंगे, जो इस प्रकार है। देखिए किस प्रकार है, कहा जा रहा है 2 मोटे विद्युत तार लीजिए तथा उसके सिरों पर विद्युत रोधी का जो मतलब कहने का अर्थ है, उस पर जो प्लास्टिक का कवर या रबड़ का कवर जो चढ़ा होता है उसे आप हटा दीजिए, ठीक है, तार को लेकर। फिर आगे कहा जा रहा है कांच के बर्तन में अम्लीय जल लीजिए, और कांच के एक बर्तन लीजिए, जो बीकर लीजिए, उसमें अम्ल लीजिए और उसमें जल भी थोड़ा सा मिला देना है, ठीक है। फिर आगे कहा जा रहा है 2 अधिकांश प्रणाली में अम्लीय जल भरकर बर्तन को उल्टा कर दीजिए। देखिए कहने का उसमें जो है सो आप क्या कीजिए, अम्ल डाल दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा बीकर लीजिए, उसमें अम्ल डाल दीजिए, और एक बीकर में पानी लीजिए, ठीक है, और जो अम्ल आपने डाला है उसे उल्टा कर दीजिए, ठीक है, और दोनों तारों को
एक एक स्वतंत्र सिरे को धातु के इलेक्ट्रोड लगाकर दोनों परख नली में डालिए। कहने का अर्थ है आपको, देखिए आप समझिए किस प्रकार, देखिए कि ये जो सो क्या, ये जो सो एक परख नली जगह है जो इस प्रकार लाइन की तरह ये दिखाया जा रहा है। ये एक दो परख नली है, एक परख नली है, एक ये है, ठीक है। और इस पर एक तार इसमें देखिए डाला जा रहा है और एक तार इसमें डाला गया, ठीक है। और एक तार जो है सो विद्युत के जो बैटरी होता है उसमें जोड़ा जा रहा है, पहला धन ध्रुव में और दूसरा ऋण ध्रुव में, यानी कि एक प्लस टर्मिनल में और एक माइनस टर्मिनल में, ठीक है। इसी प्रकार दिखाया जा रहा है जैसे यहाँ बताया जा रहा है। फिर आकर रहा दोनों तारों के एक एक स्वतंत्र सिरे को धातु के इलेक्ट्रोड में दोनों प्रणाली में डालिए और दूसरे सिरे को बैटरी तथा स्विच से पूरे परिपथ कीजिए। और तब आप देखेंगे कि जो सो हाइड्रोजन जो सो इस पूरे प्रणाली में जो सो जमा हो जाता है और ऑक्सीजन इस पूरे प्रणाली में जमा हो जाता है। तो आप यहाँ से जान सकते हैं कि किस प्रकार जो है सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है सो निकाला जाता है जल से। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है सो आपको ध्यान में रखना है कि 2:8 में होता है, ठीक है। देखिए लिख देते हैं, आपको थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, 2:8, ठीक है, इस प्रकार में होता है, आप समझ लीजिएगा। अब फिर अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां। कहा जा रहा है खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। जैसे कि देखिए आपके पास खाद्य पदार्थ है, ठीक है। खाद्य पदार्थ का अर्थ क्या होता है, खाने का सामग्री जैसे कि होता है, तो उस पर आप देखते होंगे उसे बहुत मतलब सुरक्षित रखने के लिए बहुत लंबे समय तक चले, इसी सुरक्षित रखने के लिए उसे जो है सो एक अलग तरह के धातु में रखा जाता है। कौन धातु में रखा जाता है, एल्युमिनियम की धातु में रखा जाता है। तो एल्युमिनियम जो होता है वह जो सो उसमें रखा जाता है, तो उससे जो सो वह जो खाद्य पदार्थ होता है वह खराब होने की संभावना नहीं होती है। तो लोहे की भी होती है वस्तु, तो उस पर एल्युमिनियम की परत चढ़ा दी जाती है, जिसके कारण से वह जो सो खराब होने नहीं देता है। फिर अगला प्रश्न देखिए, लोहे के बने पुल जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। देखिए आप बहुत सारे ऐसे जो है सो पुल के बारे में, निर्माण के बारे में सुनते हैं कि गंगा नदी पर पुल बनना, और बहुत ऐसे नदी हैं जहाँ आपने जो सो घर तरफ भी देखा होगा, तो वहाँ जो सो जैसे कि बहुत गहरी नदियाँ होते हैं, तो उसमें जो सो लोहे की जो सो रड डाला जाता है। तो उस पर क्या किया जाता है, एक प्रकार का जस्ता जो होता है धातु है, वह भी उस पर लोहे पर जो सो पूरा उस पर जस्ते का विद्युत लेपन कर दिया जाता है। और वह जस्ता जो है सो विद्युत लेपन होने के बाद जो है सो वह जंगरोधक बना देता है। उस लोहे को जो सो जंगरोधक का अर्थ होता है कि वह पानी में रह कर भी जो सो जंग नहीं लगता है, क्योंकि लंबे समय तक चलने के लिए, और जिससे पुल जो है सो बहुत ही लंबे समय तक चलता है। तो किस धातु का उपयोग किया जाता है, जस्ता का उपयोग किया जाता है विद्युत लेपन करने के लिए, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि किस धातु का उपयोग किया जाता है। और मैं आपको उदाहरण दे के भी समझा दे रहा हूँ कि जो सो कहाँ किसका उपयोग किया जाता है। फिर आगे देखिए 7वां प्रश्न है, एक प्लास्टिक या लकड़ी की वस्तु पर विद्युत लेपन किया जा सकता है। नहीं, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कौन सा धातु में किस वस्तु में जो है विद्युत लेपन किया जा सकता है और किस वस्तु में नहीं किया जा सकता है। देखिए खासकर जितने धातु होते हैं अधिकतर उसी में विद्युत लेपन किए जाते हैं, ना कि अधातु में, ठीक है। तो धातु में सिर्फ विद्युत लेपन किए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे कहा जाता है, भींगे हाथों से विद्युत उपकरणों को छूना खतरनाक क्यों होता है। देखिए आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे हादसा भी आपने सुना होगा कि जो सो किसी को जो सो करंट लेकर जो सो उसकी मृत्यु भी हो जाती है, जान भी चली जाती है। तो ऐसा क्यों सुना होगा, क्योंकि लोग जो सो अक्सर गलती कर बैठते हैं, जिसने जो बात उन्हें नहीं पता होते हैं, और जिसके कारण से उन्हें जो सो करंट लग जाते हैं और इस प्रकार उनके मृत्यु हो जाते हैं। तो वही हमें कहा जा रहा है कि जो सो भींगे हाथों से, अगर आपका हाथ भींगा हुआ है तो विद्युत उपकरण है आपके घर में, बल्ब है, एलईडी टीवी है या कुछ भी है, उसे नहीं छूना चाहिए। क्यों, यही जो सो इस प्रश्न का जो उत्तर समझिए अभी। देखिए पानी विद्युत का सुचालक होता है। पानी क्या है, विद्युत का अच्छा एक कंडक्टर है, सुचालक होता है। इसलिए भींगे हाथों से स्विच को छूने पर विद्युत का प्रवाह हमारे पूरे शरीर में हो जाता है, इसलिए ये खतरनाक होता है। कहने का अर्थ ये समझिए, जैसे देखिए पानी क्या है, विद्युत का सुचालक है। जैसे कि लोहा जो है, तांबा, एल्युमिनियम, ये भी विद्युत के सुचालक हैं। अगर इससे आप जो सो तार को, एक लंगे वायर को जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, उसको आप छुएंगे तो क्या होगा, आपको जो सो करंट लग जाएगा। उसी प्रकार जब आपका हाथ भींगा रहेगा और जब जो सो विद्युत धारा को छुएंगे, तार को, उसको, तो आपको करंट लग जाता है। ऐसा नहीं कि आपका हाथ भींगा रहेगा तो ही करंट लगेगा, आप वैसे भी जो सो अपने हाथों से छू देंगे विद्युत धारा की तार को, तो भी आपको जो सो करंट लग सकता है। तो कभी भी जो सो आप भींगे हाथों से जो है सो या
किसी तरह का मजाक जो है सो नहीं कीजिएगा। विद्युत जो करंट होता है उसे नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही हानिकारक खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है, अब फिर अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जाता है। अशुद्ध जल, अशुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करते हैं, परंतु नल का पानी विद्युत का चालन करता है। देखिए अशुद्ध जल, जो बैटरी में जो पानी डाला जाता है उसे ही हम लोग अशुद्ध जल कहते हैं। अशुद्ध जल एक तरह से आप और भी समझ सकते हैं, जैसे कि देखिए आप देखते होंगे कि पानी आप गर्म कीजिए, ठीक है, पानी आपके पास नॉर्मल पानी है, कुएं का पानी, नदी का पानी, कहीं का भी पानी है, तो अब उसे गर्म कीजिए और उसका जो वाष्प निकलता है उस वाष्प को जो सो एक गिलास में या किसी तरह जो सो एक पाइप के माध्यम से उसे इकट्ठा कीजिए, ठीक है, और वह वाष्प जब ठंडा हो जाता है तो क्या होता है, जो सो वह पानी बन जाता है। वही हमारा अशुद्ध जल है। क्या है, वही हमारा अशुद्ध जल है। और वही जल में जो सो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, क्योंकि वह वाष्प बन के रहता है और वही वाष्प जो सो ठंडा होने के बाद जल बन जाता है, और जल बनने के कारण वह एक अशुद्ध जल बन जाता है, और उसे ही जो सो बैटरी के पानी में उपयोग किया जाता है, जिसके कारण से उससे जो सो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। तो समझिए, और नल का जल में हो जाता है, तो उससे क्या कमी हो जाता है, जो नहीं होता है, समझिए। अशुद्ध जल में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए कोई माध्यम नहीं होता है। जैसे कोई माध्यम नहीं होता है, क्योंकि वह जो सो क्या होता है, उससे जो सो नमक, लवण, ये सब जो तत्व होते हैं ना, उससे वह निकल जाता है। अशुद्ध जल से नहीं होता है। परंतु नल के जल जो होता है उसमें ये सभी जो सो माध्यम होते हैं, नमक, लवण, जल, ये सब होते हैं, और इसलिए अशुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, जबकि नल का जल जो सो विद्युत का सुचालक होता है। और इसलिए नल का जल से जो सो विद्युत का कंडक्टर, यानी कि विद्युत का वह सुचालक होता है, उसे विद्युत जो सो प्रवाहित हो जाता है। और जो सो अशुद्ध जल विद्युत का कुचालक रहता है, क्योंकि वह जो सो उसमें नमक, लवण, ये सब जो पदार्थ जो सो सब नहीं रहती है, जिसके कारण से वह अशुद्ध जल विद्युत का कुचालक बन जाती है। फिर अगला प्रश्न, नई साइकिल की हैंडल एवं पहिए का रिम चमकता है, अगर दुर्घटनावश इसमें खरोंच आ जाए तो क्या होगा। जैसे कि आप नए साइकिल लिए हैं, आप देखेंगे कि आपकी साइकिल में रिम, जो पहिए हैं, रिम का पहिया है, साइकिल का पहिया है, या हैंडल है, या पैडल है, और या घंटी है, ये सभी जो सो चमकता हुआ आपको नज़र आता होगा। क्यों? क्योंकि उस पर एक प्रकार का धातु का लेपन किया जाता है। लेकिन आगे कहा जा रहा है कि अगर दुर्घटनावश उसमें अगर खरोंच आ जाता है वो सब पर, तो ऐसा तो उसमें क्या हो सकता है, और विद्युत लेपन क्यों किया जाता है। तो समझिए, नई साइकिल का हैंडल और पहिए का रिम लोहे का बना होता है, ये सभी लोहे का बना होता है, और क्रोमियम की परत उस पर चढ़ी होती है, और उस पर जो सो एक धातु है क्रोमियम, उसकी परत चढ़ी होती है, और किसी दुर्घटनावश उस पर खरोंच आने से क्रोमियम की परत हट जाती है। किसी भी दुर्घटनावश अगर आपका साइकिल में खरोंच आ जाता है तो उससे क्रोमियम की परत हट जाती है, और लोहे पर जंग लगने की संभावना बढ़ जाती है। कहने का अर्थ ये बनता है कि ये साइकिल का हैंडल है, अगर उस पर खरोंच आ गया तो उसमें जो क्रोमियम का परत लगा हुआ था वह हट जाता है, और हट जाने के कारण से क्या होता है कि वह जो सो अब जंग लगने का उसका संभावना बढ़ जाता है। क्योंकि अगर साइकिल में जो क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है हैंडल, पैडल और घंटी में, तो वो सब जो है सो जंग लगने के लिए ही चढ़ाई जाती है, क्योंकि क्रोमियम एक ऐसा पदार्थ है, या बहुत ऐसे पदार्थ हैं जिसमें जो सो जंग नहीं लगते हैं, और वह जंग का रोधक होते हैं। लेकिन जब किसी दुर्घटनावश आपकी साइकिल में खरोंच आ जाता है, तब जो है सो जंग लगने का संभावना बढ़ जाता है। फिर अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है, आग लगने पर फायरमैन पानी का उपयोग करने से पूर्व उस क्षेत्र के मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद करा देते हैं, ऐसा क्यों, इसकी व्याख्या कीजिए। देखिए आप समझिए, हमारी बातों को आप समझ जाएंगे तब जो सो आप पूरा तरह से यह क्वेश्चन भी जो सो समझ जाएंगे। देखिए पानी विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए आग लगने पर उस क्षेत्र की विद्युत धारा आपूर्ति बंद कर दी जाती है, क्योंकि पानी किसी भी विद्युत तंत्र के संपर्क में आने के कारण विद्युत का जो है सो हमें हानिकारक या खतरनाक साबित हो सकता है। देखिए समझिए, जैसे कि आप कहीं आग लगा हुआ आपके क्षेत्र में, ठीक है, तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ पानी की आवश्यकता पड़ेगी उसे बुझाने के लिए। तो फायरमैन जो आते हैं वह क्या होता है, पानी पहले सुचालक पदार्थ है, ठीक है, और सुचालक पदार्थ है, जब वह विद्युत के संपर्क में आएगा, यानी कि आपके एरिया में जो लाइन है, अगर उसके मान लीजिए कि लंगा लाइन है, जैसे कि लंगे तार जो लगे होते हैं पोल में, वो तार में जो सो अगर पानी जो अगर फायर प्रूफ वाला दे रहे हैं, अगर उस पर टच हो जाए तो वह जो सो करंट लग सकता है, और जिसके कारण से उन सभी का जो सो मृत्यु भी हो सकता है, क्योंकि विद्युत धारा लगने पर जो सो वह क्या हो सकता है, सबके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसीलिए पहले जो है सो वह सब विद्युत आपूर्ति इसीलिए बंद करवा देते हैं, क्योंकि जो सो यह किसी प्रकार के हमारे लिए हानि ना हो।
सिद्ध ना हो। फिर आगे देखिए कहा जाता है 12वां प्रश्न है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव जो है सो आखिर ये है क्या, इससे आप समझते क्या हैं। तो देखिए उत्तर में, जब किसी अम्ल जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, कहाँ अम्ल जल में, अम्ल है और उसमें जल भी मिला होता है और अम्ल और जल दोनों मिला होता है, और जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अम्ल जल में रासायनिक परिवर्तन होता है। जब अम्ल और जल दोनों मिला होता है और उसमें एक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी कि एक धन टर्मिनल बैटरी का और एक ऋण टर्मिनल, यानी कि पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई दोनों जब डाल दिया जाता है तो उसे जो है तो उसमें एक प्रकार का परिवर्तन आता है और इसे विद्युत धारा का परिवर्तन, विद्युत धारा का रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण निम्न है। दो बेकार पड़ी सेलों में कार्बन की छड़ निकालिए और इस संयोजित तांबू के तार से लपेट कर उसे स्विच या बैटरी से संयोजित करके उसे जो है सो उसमें जो अम्ल जल आप लिए हैं उसमें आप डुबा दीजिए और उससे आप देखेंगे कि उसमें अभिक्रिया होता है और वही जो अभिक्रिया हो रहा है वही रासायनिक प्रभाव है, वही विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव जो उसके अंदर हो रहा है, जिसे हम अपनी नंगे आंखों से देख सकते हैं, लेकिन समझने में जो सो हम नहीं समझ सकते हैं। क्यों नहीं समझ सकते हैं? क्योंकि उसके बारे में हमें पता नहीं होता है। लेकिन जब हमें पता हो जाता है तब हम जान जाते हैं कि जो इसमें जो इस प्रकार की हलचल हो रही है वही जो सो हमारे विद्युत धारा की रासायनिक प्रभाव है, रासायनिक प्रभाव के कारण से हो रही है। फिर अगला प्रश्न देखिए, 13 प्रश्न कहा जाता है, साइकिल के हैंडल, पहिए का रिम आदि को क्रोमियम की विद्युत लेपन की जाती है, इसे क्रोमियम का ही क्यों किया जाता है? कि देखिए कहने का अर्थ ये भी है कि क्रोमियम का ही क्यों उस पर विद्युत लेपन क्यों जाता है, क्यों कोई और वस्तु का विद्युत लेपन क्यों नहीं किया जाता है? तो समझिए क्यों किया जाता है क्रोमियम का ही। उत्तर, हैंडल, साइकिल के हैंडल, पहिए के रिम पर क्रोमियम का विद्युत लेपन करते हैं क्योंकि देखने में चमकदार होता है तथा जंगरोधक का भी कार्य करता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो क्रोमियम मेटल है वह जो सो बहुत ही देखने में बहुत ही चमकदार होता है और वह विद्युत का क्या है, जंगरोधी भी है। सॉरी, विद्युत का नहीं, वह जंगरोधी पदार्थ है, यानी कि जंग लगने से भी बचाता है। अगर आपके पास एक लोहा है और वह लोहा जो सो मान लीजिए कि अगर उसे वैसे जो सो चलने में वह चलेगा 10 साल तक, जब उस पर जो सो किसी प्रकार का विद्युत लेपन या अन्य प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया गया है तो साधारण वह 10 साल चलेगा। लेकिन अगर आप उस पर विद्युत लेपन क्रोमियम का कर देते हैं तो वह जो सो 10 से उसका 20 साल तक जो सो समय एक्सपायरी डेट बढ़ जाता है, क्योंकि विद्युत जो क्रोमियम होता है वो विद्युत लेपन होने के बाद जो है सो जंग रोधक उसे बनाता है, यानी कि वह उसमें अब जंग लगने का संभावना पूरा तरह से कम हो जाता है। फिर अगला प्रश्न समझिए, देखिए कहा जाता है, जब किसी के संपरीक्षित के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबाते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपण होता है। क्या आप इसके कारण की व्याख्या कर सकते हैं? देखिए जो ये सुई, जो चुंबकीय सुई है, इसका विक्षेपण के बारे में आपको एक्सपेरिमेंट वीडियो जो सो फर्स्ट पार्ट में इसका बताए हुए हैं, आप फर्स्ट पार्ट पहले इसका देखें, उसके बाद इसको देखे रहते तो आपको बेहतर समझ में आता, लेकिन नहीं देखें तो देखिए यहाँ भी जो सो एक्सपेरिमेंट करके आपको उन्हें दिखाएंगे, लेकिन आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए कहा जाता है, जब किसी संपरीक्षित के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबाया जाता है तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होने लगता है, क्योंकि उसमें जो सो रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होने लगता है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होने लगता है, जिसके कारण से वह विक्षेपित होने लगता है। क्योंकि संरक्षित के स्वतंत्र सिरा विद्युत के प्रभाव का माध्यम बनता है तथा विलयन में डालने पर उस विद्युत धारा का परिपथ पूरा हो जाता है, इसलिए चुंबकीय सुई धारा के कारण विक्षेपित होने लगता है। तो कहने का अर्थ समझिए कि जब विलयन में जो दोनों टर्मिनल डाल दिया जाता है, धन और ऋण दोनों धुरा डाल दिया जाता है, तो परिपथ पूरा हो जाता है, जिसके कारण से उससे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होने लगता है, यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होने लगता है, जिसके कारण से कंपास उसके सामने होता है तो वह जो सो उसके सुई में जो सो विक्षेपण हमें देखने को मिलता है, यानी कि उसका सुई जो सो हिलने लगता है। एक तरह से यही समझ सकते हैं। अब फिर अगला प्रश्न देखिए, विद्युत लेपन क्या है? इस प्रक्रिया में अम्ल जल का उपयोग क्यों किया जाता है? अगर विद्युत लेपन किया जाता है तो अम्ल जल का ही उपयोग क्यों किया जाता है? समझिए आप, विद्युत धारा के माध्यम से किसी धातु के ऊपर दूसरे धातु की परत चढ़ा जाती है। देखिए विद्युत धारा की मदद से एक धातु आपके पास लोहा है, उस पर आप क्रोमियम की परत चढ़ा सकते हैं, यानी कि आपकी जो मर्जी करेगा उस धातु का भी जो उस पर परत आप चढ़ाते हैं। तो
चढ़ाते हैं, उसे विद्युत लेपन कहते हैं। और उसी प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, विद्युत लेपन। और इस प्रक्रिया में अम्ल जल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि धन आवेशित धातु के कण ऋण आवेशित के ऊपर चढ़ने के लिए एक सफल माध्यम है, जो कि धन आवेशित कण को धन आवेशित ही बने रहने में सहायता करती है। और वह धन आवेशित कण जो होती है, वह धन आवेशित बने रहने में जो सो उसे सहायता दिलाती है, जिसके कारण से विद्युत लेपन के लिए जो सो सहायता हो जाती है। और इस प्रकार इस अध्याय के सभी प्रश्न जो सो समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लास्ट में जो सो आपको मैं कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें। और हमारे चैनल पर हो तो जो सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर वीडियो से कुछ आपको सीख मिला हो तो अपने दोस्तों तक भी जो सो इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि आपके दोस्त भी जो सो इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख पाएँ, कुछ समझ पाएँ, तो उसे शेयर कर दीजिए। तो फिर आपको एक नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।